एथिकल ईगोइज्म क्या है? देखें वैसे इन जनरल हम कहते हैं ईगो क्या है, वो जैसे कल कहा था कि सेल्फ प्राइड है, ठीक है। और एथिकल ईगोइज्म ये है कि व्हेन एवरी इंडिविजुअल इज थिंकिंग अबाउट इट्स प्लेयर, ठीक है ना, हिज और हर प्लेयर, ठीक है। और मतलब इसके अंदर इम्प्लाइड ये है कि आप दूसरों के लिए हार्म नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट others harm, ठीक है ना, you don't want to actually be harmful for others, ठीक है। लेकिन जो है अगर इस तरह से आप सोचते हैं, ठीक है, theoretically it's okay कि भाई ठीक है, ethical egoism ये है कि हर बंदा इंडिविजुअल उसको इसकी ये है कि वो मतलब वो अपने प्लेयर को मैक्सिमाइज करे, ठीक है। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। जब एक पार्टी जो है एडवांटेज लेती है तो दूसरी जो है फिर किसी और साइड पे होती है, डिसएडवांटेज की साइड पे होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या डिस्कस किया था हमने? डिवाइन कमांड हमने पढ़ा था, वो क्या था? Whatever is the God will is our will, ठीक है। कि भाई जो कुछ अल्लाह ने, अल्लाह फिर में बार बार वो मेरे ज़हन में आ जाता है, God whatever is commanded by the सुपर पावर, वो जो सुप्रीम पावर है जिसको आप समझते हैं, ठीक है ना। वो एक दफा ऐसे ही अब ये गपशप में आ गया ना कि वो एक इंडियन पाकिस्तानी हॉस्टल में इकट्ठे रहते थे मलेशिया में जहाँ मैं था, तो वो बंदर जो है ना उसने विंडो से जंप किया, वो अंदर आ गया कमरे में, ठीक है। तो अब वो बिस्किट खा रहा है, केले खा रहा है, तो पाकिस्तानी को गुस्सा आ रहा है कि यार ये क्या बदतमीजी है। तो वो जो इंडियन था उसका रूममेट वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं कहना है, वो पता नहीं क्या वो उसको बोलते हैं जो भी, मतलब वो भी एक वन ऑफ देयर गॉड्स कह लें या जो भी उनके लिए रिस्पेक्ट है ना, मंकीज के लिए क्या कहते हैं पता नहीं, कोई उसके लिए स्पेसिफिक वो टर्म यूज करते हैं ना, हनुमान है जी, वो आप इसको कुछ नहीं कहना है। उसने फिर बाद में कहा कि यार ये तो बड़ा मसला है, ये तो मुझे रूम चेंज करना चाहिए। तो जब कभी आए, उधर बहुत ज्यादा थे बंदर, ठीक है ना, तो वो जब कभी विंडो वगैरह देखते थे ओपन है तो वो जंप करके अंदर आ जाते थे। तो ये मतलब इतने ज्यादा गॉड्स हो जाएं कि वर्शिपर्स कम हो जाएं और गॉड ज्यादा हो जाएं, है अजीब सी बात है ना। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया क्या है बताएं? ये जो बुतों के वाले से सारे बुतों को तोड़ के फिर क्या किया था? हाँ कि भाई इससे पूछो ना ये इससे किसने किया है, ठीक है। तो एनीवेज यहाँ पे मतलब हम किसी रिलीजन स्पेसिफिक को वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि वो कोई भी सेट ऑफ बिलीफ हो सकता है, ठीक है। इन दैट सेट ऑफ बिलीफ द फॉलोअर्स, ठीक है, द बिलीवर ऑफ दैट रिलीजन, ठीक है, जो दैट बिलीव्स ऑन दैट गॉड, ठीक है, वो कहते हैं कि वट एवर इज कमांडेड बाय द गॉड दैट इज ओके, दैट इज फाइन, दैट इज मतलब इस तरह की आपको डिफरेंट कल्चर्स के अंदर आपको इस तरह की चीजें मिल जाएंगी, डिफरेंट तरह के। अभी मैं स्वीडन में था, देखें एक अच्छा इससे एक बड़ी जरूरी बात है। हमारा बिलीव है कि हमारा जो रिलीजन है, ठीक है, दैट इज द बेस्ट, दैट इज द परफेक्ट, ठीक है। और ऐसा है भी, ये नहीं है कि सिर्फ हम सोचते ऐसा है, ठीक है, यकीनन ऐसा ही है, ठीक। तो हम अब हमारी बीइंग ए मुस्लिम हमारी ऑब्लिगेशन है, इट्स आवर ड्यूटी, ठीक है, कि वी नीड टू कन्वे द मैसेज ऑफ इस्लाम टू अदर्स, टू नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। लेकिन हम इसको रियलाइज नहीं करते, हम इसको नहीं वो इस तरह से सोचते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जस्ट हमने अपनी बस जो भी कर लिया नमाज रोजा, दैट्स इट। वो मैं बात ये कर रहा था कि वहाँ पे स्वीडन में हॉस्टल में हम रहते थे, तो एवरी संडे, ठीक है, वो आते थे क्रिश्चियंस या और डिफरेंट वर्जन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी लेके, और आपसे नॉक करके पूछेंगे अच्छा जी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, जैसे हमारे यहाँ तबलीगी जमात वाले करते हैं ना, कि नॉक करते हैं, जाते हैं, बुलाते हैं, जी आए जी, वो उसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से वो आते हैं, नॉक करते हैं, टाइम है, अच्छा जी आ जाए, बैठ जाए, ठीक है। जब बैठ गया तो वो कहेंगे अच्छा ये दुनिया में इतने मसले हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स और नो पीस, ठीक है, नो यूनिटी वगैरह वगैरह, तो हमें मतलब रिलीजन होना चाहिए। और रिलीजन होना चाहिए, वो कह रहे रिलीजन कौन सा होना चाहिए? ये जी हमारा प्रॉफिट है, ये पता नहीं 19 समथिंग में आया है और उसकी ये टीचिंग है। तो मैंने कहा भाई मैं तो आपके प्रॉफिट को नहीं जानता हूँ। तो अच्छा मैंने उसे कहा प्रॉफिट मोहम्मद को जानते हो? कहता है नहीं। मैंने कहा वो उसके 1 बिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, अगर तुम उसको नहीं जानते हो तो मैं तुम्हारे प्रॉफिट को कैसे जानूंगा? पता नहीं है कि तुम अकेले ही शायद फॉलोअर हो उसके, है ना। लेकिन अमेरिका से लोग
वहाँ से चल के स्वीडन में आए हुए हैं अपने वो स्पेसिफिक रिलीजन की जो है ना तबलीग के लिए, जो कि वो कोई उनके बकौल कोई 60-70 साल पहले उनका प्रॉफिट आया है और उसने एक नया वर्जन दिया है क्रिश्चियनिटी का। और वो ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं कि 1 साल जॉब करते हैं, फिर 1 साल वो जो कमाया है उसको वो खर्च करते हैं, ठीक है। और हम जिनका ये एक्चुअली ऑब्लिगेशन है, जिनकी ड्यूटी है कि भाई ये जो सच्ची बात है आप तक पहुंची है, ठीक है, मतलब ये देखें बाय बर्थ वी आर मुस्लिम, ठीक है, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और इसको कभी हम रियलाइज नहीं करते हैं। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि एक दफा जो है ना पूरे कॉन्शियसनेस के साथ, पूरे शऊर के साथ इस बात की सबमिशन जरूरी है कि ये जो हम कलमा है ना कि अभी हम अल्लाह को वाकई जो है ना वो इलाह मानते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दैट इज मतलब हु इज द लास्ट प्रॉफिट, ठीक है, लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये अकीदा जो है ये शऊरी तौर पे लेना जरूरी है, अदरवाइज हम तो ऐसे बाय बर्थ बस चले आ रहे हैं, ठीक है। वो ज़ियाउल हक साहब थे ना, उन्होंने कहा कि भाई हर बंदा नमाज पढ़ेगा। ये जो आर्मी वाले थे ना, फौजी जो थे, तो फौजियों ने कहा अब ये तो अब ड्यूटी लग गई है ना, अब एक सरकारी काम बन गया है ना, अब सरकार की तरफ से या ऊपर बॉस की तरफ से ये है कि भाई आपने नमाज पढ़नी है। तो वो क्या करते थे अक्सर, ये मैंने खुद उनसे सुना है ना लोगों से, तो वो क्या कहते हैं कि यार बगैर वुजू के पढ़ लेते थे। भाई अल्लाह के लिए तो नहीं पढ़ रहे ना, अपनी ड्यूटी बचाने के लिए, अपनी जॉब बचाने के लिए, या ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं कि अच्छा भाई वो मेरे एक दोस्त है, वो मुझे कहने लगे, वो कैंट एरिया में रहते थे, तो कहते हैं कि संडे को इमाम मस्जिद साहब जो है ना फजर के टाइम नमाज पढ़ाने नहीं आते थे, ठीक है। तो वो कहते थे कि यार संडे इज लाइक हॉलीडे, ठीक है ना, वीकली हॉलीडे है, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं जो अब वो कहते हैं आप यकीन जाने मुजफ्फर भाई, हम तो जो अवेलेबल होता था वो नमाज पढ़ा देता था, क्योंकि इमाम साहब खतीब साहब ने कहा है कि संडे को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, संडे मेरे छुट्टी का दिन है, ठीक है। तो बात लंबी हो गई है, चलें वो हम डिवाइन कमांड से चले थे, ठीक है। और इसको भी देखें, अगर हम एथिक्स और इन रूल्स के ऊपर जो है ना असेस करें तो इसके अगेंस्ट क्या देखें, जो भी डिफरेंट ये कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस हुए ना फिलोसफिकल, ठीक, इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक पहले उसका डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट थिंग, ठीक है, और फिर 2 सब सेक्शन है, वन इज केस फॉर दैट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट एंड केस अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि क्या चीजें हैं जो उसकी फेवर में है, ठीक है, जो उसको जस्टिफाई करती हैं उस कॉन्सेप्ट को, और क्या ऐसे सिनेरियोज हैं या पॉसिबिलिटीज हैं दैट आर अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इसके अगेंस्ट क्या है, ये जो डिवाइन थ्योरी हम पढ़ रहे थे, इसके अगेंस्ट क्या आपका आर्गुमेंट है यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है? नहीं, हमने कहा था गुड इज नॉट इक्वल टू और गॉड इज नॉट इक्वल टू गुड, ऐसे ही है ना कि मतलब इट्स नॉट नेसेसरली कि एवरीथिंग दैट इज फ्रॉम द गॉड इज एक्चुअली द गुड, ठीक है। और फिर इसकी एग्जांपल भी आपको दी थी कि सैक्रिफाइसिंग द फेलोज, ठीक है, कोई ऐसा भी है ना, ऐसे रिचुअल्स भी रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर अभी भी शायद होगा, ठीक है। तो वो शायद इस तरह से नहीं है कि अज्यूम करें कि एवरीथिंग व्हाटएवर इज कमांडेड दैट इज गुड, ठीक है। फिर अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आपने दीन के कॉन्टेक्स्ट में देखना, हमारे दीन के कॉन्टेक्स्ट में, इसको इन जनरल देखें, एज ए थ्योरी देखें। और कौन सी डिस्कशन हुई थी हमारी? है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म क्या था? बताएं 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 शाबाश, क्या था? हाँ, द मैक्सिमम बेनिफिट्स, ठीक है, मतलब वी आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट्स, ठीक है, टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू रिड्यूस द अनहैप्पीनेस एंड वी वांट टू मैक्सिमाइज द हैप्पीनेस, ठीक है। और इसको मैंने एक और आपको बात की थी कि ये जो इस तरह की जो थ्योरीज हैं, ठीक है, दैट आर बेस्ड ऑन कंसिक्वेंसेस, बेस्ड ऑन आउटपुट, आउटकम्स, ठीक है ना, वो कुछ जैसे कंटेनियनिज्म है, ठीक है, दैट एक्चुअली डील्स विद द रूल्स, ठीक है, कि जब आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं, तो वहां पे आपने देखना है कि व्हाट आर द रूल्स एक्चुअली ना। और यहाँ पे क्या है कि वट एवर यू आर डूइंग यू आर लुकिंग फॉर द आउटकम्स, ठीक है, कि आउटकम क्या है। ये एग्जाम्पल कल हमने डिस्कस की थी, ठीक है, लास्ट टाइम, याद है आपको? ये इस जस्ट काइंड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ
that specific scenario, we are looking for the possible cost and the possible benefits. If benefits are more than the cost, then it's okay to do that, whatever it is. Okay. I mean, now what are the pros of this theory, this concept? Focuses on the happiness. You want to maximize the benefit, you want to maximize the happiness, then it is something good. Okay? Down to earth. What does it mean? That no, it's not in that context. It means like it's based on the facts. It's practical. You are actually quantifying that. Okay, what are the possible, the kind of expenditure, the cost. Okay, and then what are the outcomes or the benefits. And number 3 is comprehensive. What does it mean, comprehensive? Comprehensive mean that you actually, you assess all the possible, the inputs that are available to actually take the decision or to take the action. Like in that specific case, you have the option to actually make the highway straight. Okay, then there are different factors. You consider those all factors, and then what are the possible outcomes? Then you actually decide. So this is kind of comprehension. That is actually the comprehensiveness. Okay, case against act utilitarianism. What are the possible problems with this concept? Unclear whom to include in calculation and how far out into the future. Do you understand what does it mean? बताएं, कोई भी बता दे आप में से. लाइक एक रोड हम सीधी कर रहे हैं तो उसमें पर ईयर एक कितनी कॉस्ट सेविंग हो रही है 2 years में 3 years में. At first place, what are the possible, factors that you are including? Like, okay, you are just taking this scenario that, okay, these specific number of houses are going to affect. Okay, but what will be the effect on the habitants of those, people who are living inside their houses? And what will be the impact when they will actually move to some other place? And long-term impact, what will be the long-term impact? Like, we cannot actually quantify. In this book, it is actually given this kind of scenario that, okay, maybe when those families move to some other place, to some other area, maybe few of couples are like get divorced. So who is the responsible, and how we can actually quantify it, how we can actually calculate it, the impact of this decision. And similarly, we have like natural environment, when we are actually, maybe we are cutting the trees, we are disturbing the wildlife, then what will be its impact? It is very difficult to quantify it. Okay. Okay, obviously too much work, because you need to consider all those possibilities, whatever is possible, and obviously ignores our innate sense of duty. We feel the responsibility. Here we are not actually taking that we know our built-in capability of what is good and bad. We are just quantifying, okay, and then we actually decide. Here is another is quite interesting concept, moral luck, the problem of moral luck. It is capable of this problem. What does it mean? There is an example given in this book, in this chapter, that if you take a bouquet to the patient in the hospital, and you are taking this bouquet with very good intention, but maybe the patient, that specific patient, gets some kind of allergy from that flower. Your intention was good, but the outcome, the output was like not what was intended. So this is actually the problem of moral luck. Okay, so you are just taking the possible, the values or the quantification, and then you are applying it. Okay, so you are not actually considering those, the good or bad intention. You are just quantifying the outcomes. Okay. Rule utilitarianism.
we ought to adopt moral rules which if followed by everyone will lead to the greatest increase in total happiness. In the last slide we were discussing about the act. Here we are talking about the rules. Rule. Act is something that we do. Rule is something that, we suppose that our action is based on that rule. So if the rule is like that is applicable, like we make the rule that actually give us the maximum benefit, that is kind of the rule utilitarianism. ऐसे ही है ना कि आप कोई ऐसे रूल बनाए जो सबके लिए या मैक्सिमम जिसकी यूटिलिटी हो, ठीक है, बेनिफिशियल हो. जस्ट टेक दिस एग्जांपल, टैक्स एमनेस्टी स्कीम, ठीक है, ये जो अभी रिसेंटली भी हुआ, क्या होता है कि कुछ लोगों की ब्लैक मनी है, ठीक है, दे कन्वर्ट इट इनटू व्हाइट मनी by just paying little bit. So these kind of rules are actually not like if we follow this concept, rule utilitarianism, maybe this rule is good for very short number, small number of people, but for if you see it in a larger picture, then it means you are actually promoting the black money. You are promoting the means, that are not actually the legal means to actually, to earn something that is not actually you don't deserve. तो इसीलिए क्या करना चाहिए, रूल्स ऐसे होने चाहिए जो कि मैक्सिमम एडवांटेज दें फॉर द मैक्सिमम पीपल, ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी टू इंडिविजुअल एक्शंस. गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन ले जो कि मेजॉरिटी को जो है वो फैसिलिटेट करता हो, ठीक है. ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए. अगर ये नहीं है तो फिर क्या है, सही नहीं है ना, ठीक है. अगर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को एडवांटेज मिल रहा है तो फिर वो सही नहीं है, ठीक है. अब इसको देखते हैं यहाँ पे. जस्ट कंसीडर दिस एग्जांपल, एंटी वॉर्म सिनेरियो. व्हाट इज वॉर्म in our context in IT? Kind of virus that actually that spreads from one machine to other machine. This is specific scenario. In 2003 there was a worm that infected a lot of machines. Then they actually then there was another kind of virus or worm which was actually the beneficial kind of worm. In general, virus or worm is actually something that is not, that is harmful for the PC. But in this case, someone actually wrote the piece of code that actually removes that specific bluster worm and then fix the machine and then again uses that specific machine, as a launching pad to actually kind of attack on the other machine. Okay, so now one worm is actually, or in general, worm is actually the harmful. But if you write a worm that is kind of a beneficial or to fix some already existing problem, so how you see this whole scenario? क्या ख्याल है आपका, क्यों? Okay, one possible argument is when you are actually installing the piece of code, okay, you need permission to be installed on that specific machine, ठीक है. अगर आप ये हो सकता है ना कि एक ऑटो जो है एक सॉफ्टवेयर है, इट सेल्फ इंस्टॉल होता है, तो वो भी परमिशन ले सकता है. एक मैसेज बॉक्स जो है वो एक पॉपअप हो सकता है कि अच्छा भाई इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जैसे अपडेट्स के बारे में आपसे पूछा. अच्छा, एक सिनेरियो होगा. और इसके अलावा क्या है पॉसिबिलिटी, व्हाई इट इज नॉट एक्चुअली. एक और मेजर रीजन है भाई, वॉर्म इज जो बेसिक आइडिया है, ठीक है, वॉर्म का, ठीक है, किसी भी वायरस का, किसी भी इस तरह के प्रोग्राम का, ठीक है, वो ये है कि आपने उसको सिस्टम को जो है, ठीक है, वो डैमेज करना है. यही होता है ना, यूजफुल एक्टिविटी नहीं है.
تو جب آپ کسی ایسے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کیا کر دیا اس کو کہ یہ ایک یوزفل ایکٹیویٹی ٹھیک ہے with kind of وائرس جو کہ مطلب جو کہ عام طور پہ جس کے بارے میں انٹینشن کیا ہے کہ یہ کوئی صحیح پروگرام نہیں ہے, کوئی صحیح پیس آف کوڈ نہیں ہے, کوئی صحیح سافٹ ویئر نہیں ہے. تو جب اس طرح کے ایک کوئی یوزفل ایکٹیویٹی مطلب عام طور پہ جب آپ وائرس ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس اینٹی وائرس ہوتے ہیں ٹھیک ہے, اینڈ یو ویری ویل نو اباؤٹ اٹ کہ یہ اینٹی وائرس کیا کرے گا, اس پرابلم کو فکس کرے گا. لیکن آپ کہیں کہ یہ وائرس ہے اور یہ وائرس کیا کرے گا, یہ آپ کے پی سی کے پرابلم کو فکس کر دے گا. اٹ مینس کہ the ideology or the theme that you have in journal in public ٹھیک ہے, آپ اس کو ہی چینج کر رہے ہیں, آپ اس کو سسپیشیس بنا رہے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ یہ وائرس ہے, یہ جو ہے نا یہ بینیفیشل ہے, آپ کی فائل کو آرگنائز کر دے گا ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ تو پھر عجیب سا ہو جائے گا نا, اور پھر آپ سسپیشیس ہو جائیں گے اباؤٹ ایوری وائرس اور ایوری سچ کائنڈ آف سافٹ ویئر کہ آپ کو ڈاؤٹ پہ پڑ جائیں گے کہ یار یہ واقعی اس طرح کا اس کا بینیفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہارمفل ان جنرل ہارمفل ہے ٹھیک ہے نا. تو کیا یہ اب مطلب یہ جو رول یوٹیلیٹیرینزم ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں, جو ورم ہے جو وائرس ہے ٹھیک ہے, دیٹ از ان جنرل ہارمفل ٹھیک ہے. سو آپ ایسا ورم ایسا سافٹ ویئر یوز نہ کریں جو کہ بیسیکلی جو ہے لوگوں میں ڈاؤٹ کریٹ کرے گا, اور ان لانگر رن جو ہے نا یہ زیادہ بینیفٹ کی بجائے زیادہ ہارم پرووائڈ کرے گا. آپ سمجھیں یہ بات, یہ کیس سمجھیں آپ, یہ کنفیوز ہے ابھی تک, سمجھ گئے آپ؟ ثاقب بتائیں, آپ سمرائز کریں اس کو. جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی سسپیشن کریٹ کرتا ہے اس طرح کا, اگر آپ کو اس طرح کا سافٹ ویئر کوئی وائرس آپ کسی کو دے رہے ہیں جو ہے تو اس کے لیے یوزفل, لیکن اس کی مائنڈ سیٹ کو چینج کر دے گا تو it's actually against that specific rule ٹھیک ہے نا. وہ جو ایک رول ایک سیٹ ہے نا, ایک سیٹ رول ہے ٹھیک ہے کہ وائرس ہارمفل ہوگا, تو وہ اس کو جو ہے نا اس رول کو وائلیٹ کرے گا, اور وہ رول جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گا ٹھیک ہے. تو اس لیے ان جنرل رول کیا ہے کہ بھائی وائرس جو ہے وہ ہارمفل ہے, تو اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے ان دس کانٹیکسٹ ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں کہ یہ رول یوٹیلیٹیرینزم کیا کہتا ہے کہ وی ایکچولی ڈونٹ نیڈ دا سم kind of complex calculation for every decision, for every action, okay? We normally take decision based on our moral values, our moral norms, our moral rules. تو اسی لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رولز کی بیس کے اوپر ڈیسیجن لے رہے ہیں, یوٹیلیٹیرینزم کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے. تو اٹس اوکے, اٹس سم تھنگ ویلیویبل ٹھیک ہے. اور اگین اوائڈس دا پرابلم آف مورل لک, what we discussed in the last slide. If I have, good intention, I do something, and for some reason, it's a kind of not the common actually incident, and someone, gets a problem with my good intention. The action with good intention, but with some bad result. Okay, it's still okay. ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ کیا وہ ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم کیا کہتا ہے کہ نہیں ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس کا الٹیمیٹ جو ہے نا وہ بینیفٹ نہیں ہے ٹھیک ہے. رول یوٹیلیٹیرینزم کیا کہہ رہا ہے کہ بیسڈ آن رول از فائن ٹھیک ہے. ایک رول کی بیس کے اوپر آپ نے کچھ کیا, اس کے اگر آؤٹ کم گڑبڑ بھی ہو گئی ہے تب بھی اٹس اوکے ٹھیک ہے. تو یہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے وہ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے پرابلم آف مورل لک ٹھیک ہے. ریڈیوسز دا پرابلم آف بائس. کیا مطلب ہے؟ When you have the general rules, you apply the rules, then there is there is less chance of actually the personal likes and dislikes, personal bias, different kind of bias ٹھیک ہے. When you are actually doing some kind of calculation, you it's quite possible you can be biased. How? You are giving to something, to some specific factor, the high priority, and for some other factor you are giving very low priority, and this actually the decision is based on your personal likeness, then it's kind of biased decision.
Okay, but here in this case, rule is actually like kind of journal for everyone. Okay, whoever gets 90 marks, he or she gets a grade. Okay, दूसरे कुछ और केसेस में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, एंड डेफिनेटली एक्चुअली इट अपील्स मोस्ट ऑफ अस. केस अगेंस्ट यूटिलिटेरियनिज्म इन जनरल. अब यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट है, यहाँ पे एक्ट और रूल की नहीं, इन जनरल बात हो रही है, ठीक है. नंबर वन जो हमने पहले डिस्कस किया कि इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू कैलकुलेट और टू एक्चुअली फोरसी द ऑल पॉसिबल सिनेरियोस. और समटाइम्स आपको पता है रिपल इफेक्ट किसे कहते हैं? रिपल इफेक्ट क्या होता है? Exactly, when you throw a piece of stone in the water, it is kind of ripple effect. It has ripple effect. वो आपने देखा है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सर्कल बनता चला जाता है. That is actually ripple effect. ठीक है, you do something and you are just focusing on the immediate outcome of that action. You are not actually foreseeing the possible consequences after that immediate action, after that immediate outcome. ठीक है, तो वो आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं. And again it's a unjust distribution of good consequences, because you are actually maximizing the benefits. Okay, maybe in some given scenario, few of people, okay, are taking most of the advantage of that decision or action, and majority of the people are actually, is kind of deprived. Then this is something that you are not actually, considering the majority of people. You are just calculating. In terms of calculation, yes, it's fine, it's okay. But if you see in journal, it doesn't seem logical. Like the example I just shared. If you have kind of a monetary scheme, few people are getting the reward of that scheme. Government is also very happy because they are also getting money in their, in their office, in their accounts. But it is not good for the majority of people. ठीक है ना, ऐसा है ना. और उसके consequences आप देखें कि अच्छे नहीं होंगे, कि लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई पैसे कमाओ, जैसे मर्जी कमाओ, थोड़े से पैसे दे के, ठीक है, और फिर जैसे प्ली बार्गेन का ये नैब वालों का जो है रूल है ना, पता है ना आपको क्या करते हैं? पहले 3 अरब की करप्शन करो, फिर 20 करोड़ दे के फारिग हो जाओ. ऐसा है ना, तो ये सही नहीं है. ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? आप तो ये देख रहे हैं आउटकम क्या है कि अच्छा अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जो है वो 20 करोड़ मिल रहे हैं. 3 अरब कोई ले गया, 20 करोड़ मिल रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ठीक है, इट्स फाइन. लेकिन अगर इसको देखा जाए तो आप क्या कर रहे हैं? अनजस्टिस है. ठीक है, एनीवेज स्टिल एप्लीकेबल. ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. व्हाट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट? Contract is actually the agreement between two parties. If we are the society, we are a group of people, so we actually decide how to live in a acceptable way for everyone. That is kind of a social contract. ठीक है, आज की जो दुनिया है वो क्या है? वो सारी इसी के ऊपर बेस कर रही है ना, कि हम जब सब सारे रह रहे हैं, that is, we are living in a kind of social contract. If you see this definition by Thomas Hobbes, in a state of nature, our lives would be solitary, poor, nasty, brutish, and short. If we are living as an individual, we have no concept of the society, and everyone has like might is right. Okay, so then we will obviously, the people who are living in the old ages, they face similar problems. Then they actually come up with this idea that okay, we need to live in a collective manner, we need to live in a society, and we should have some, what we call it, the common, the mutual kind of
agreement or the rules that are acceptable for everyone. That is actually the social contract theory. Okay? So in ideal society, if it is ideal society, then no one is above the law. پہلے کیا ہوتا تھا, کمزور جو ہے بس وہ بیچارہ کمزور ہے نا, جو طاقتور ہے وہ آئے گا اس کو. انفارچونیٹلی ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں اکثر. لیکن رول کس لیے ہیں, لاز کس لیے ہیں, وہ اسی لیے ہے نا, ٹھیک ہے, کہ نو ون از ابو دا لا, ایوری ون ہیز دا سیم ٹریٹمنٹ. ٹھیک, اس کو اس طرح سے کرنے سے کیا ہوگا, وہ جو ہم نے پہلے ایک دن بات کی ہے کہ everyone wants to live in a peaceful environment. ٹھیک ہے, تو وہ تبھی ہوگا کہ جب سارے ایکولی ریسپانسبل ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ڈیفینیشن دیکھیں کہ morality consists in the set of rules governing how people are to treat one another that rational people will agree to accept for their mutual benefit on the condition that others follow those rules as well. Implicit understanding or implicit idea is that we expect from each other that we are actually following, we are accepting, we are observing the rules that are actually kind of the decisions are decided by the society. ٹھیک ہے نا, تبھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر ہماری ایک شیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھئی ہر ایک نے رولز کو جو ہے اوبے کرنا ہے, فالو کرنا ہے, تو تبھی وہ سوسائٹی چلے گی نا. ایسا ہی ہے نا. Okay, there are different type of rights when we are living in the society. Two major type of rights. One is negative, the other one is positive. Negative right that another can guarantee by leaving you alone. And the positive right, a right obligating others to do something on your behalf. سمجھ آتی ہے آپ کو یہ بات؟ اچھا ایگزامپل دی ہے کہ freedom of expression, that is a kind of negative right. You want to express yourself, you should be free, you must be free, okay, to express yourself. This is a kind of negative right that everyone in the society should respect it and should not interfere. ٹھیک ہے, لیکن اسی کے ساتھ ایک چیز اور بڑی آپ کو بتاؤ, یہ جو آج کل بھی ہمارے ہاں یہ ایشو چلا ہوا ہے, بلکہ ہمارے ہاں نہیں ہے, اسے گلوبل ایشو. ٹھیک ہے, یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے کانٹیکسٹ میں جب وہ ہمارے جو نبی کے کارٹون بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اسکیچز بناتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اور کوئی اگر اوٹ پٹانگ لکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ کیوں صحیح نہیں ہے بتائیں؟ ابھی ہم نے یہاں پہ پیچھے پڑھا ہے نا کہ وی ہیو دا شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ, کامن انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی ہاؤ ٹو بہیو. ٹھیک ہے, کوئی ایک سیٹ آف رولز ہے جو کہ سب کے لیے اپلیکیبل ہوگا اینڈ ایوری ون از ایکول. ٹھیک ہے, تو اگر اب ہم کہتے ہیں وی آر ان اے گلوبل ولیج, ہم اگر ایک ولیج کے اندر ہے نا, ایسے ہی ہے نا, سارے کنیکٹڈ ہے, پوری دنیا کنیکٹڈ ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہیں پہ بیٹھ کے وہ کچھ ایسی بات کرتا ہے, کوئی ایسی جو ہے نا کمنٹس دیتا ہے جو کہ جس کو وہ یہ کہے کہ جی یہ میرا بیسک رائٹ ہے, اور وہ دوسرے بہت سارے, ناٹ اونلی لائک ناٹ دا فیو پیپل, ٹھیک ہے نا, فیو پرسنس, ٹھیک ہے, بلین, مور دین, ابھی ہم مسلمان کتنے ہیں, 1.5 بلین, اباؤٹ 1.5 بلین. ٹھیک ہے, تو ان سب کو وہ ڈسٹرب کرتا ہے, تو پھر اس طرح سے پیسفل سوسائٹی رہے گی؟ نہیں رہے گی. تو اسی لیے اس کو یہ رائٹ نہیں دیا جا سکتا کہ بھئی وہ اس طرح کی اس کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے کہ جو باقی سارے ان لارج لوگوں کو ڈسٹرب کر دیں. ٹھیک ہے, اور دیکھیں اگین میں آپ کو کہتا ہوں کہ بینگ اے مسلم ہمیں سوچنا چاہیے, وہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ وہاں پہ نہیں چلتا ہے جبکہ آپ ان کے کسی جو ہے نا سیٹ آف جو بھی ایسی چیزیں ہیں جو جن کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے ہٹلر کے حوالے سے بات کریں, ٹھیک ہے, ان کے جو اس نے جو کچھ سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا اس کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ تو بہت زیادہ اس کو مائنڈ کرتے ہیں.
उसके तो ऊपर आप फेसबुक पेज पे कोई बना दें ऐसा तो फौरन से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मुसलमानों की बारी आएगी तो फिर वो कहेंगे नहीं इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये दोगली पॉलिसी है। मैंने आपको पहले बताया ना कि हजारों लाखों मुसलमानों को या इंसानों को मार देते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, ठीक है। वहां पे उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स याद नहीं आते हैं। लेकिन अगर वहां पे कोई अमेरिका के अंदर किसी स्टेट के अंदर कोई साइको कोई किसी को मार दे तो उसको जरूर उसके ऊपर टैग लगाते हैं कि टेररिस्ट, खासतौर पे कहेंगे मुस्लिम टेररिस्ट। ऐसा ही है ना। तो मतलब हाँ जी कुछ कहने लगे थे आप? अच्छा, नेगेटिव राइट इज ए राइट दैट अदर्स हैव नो एक्चुअली प्रिविलेज टू इंटरफेयर, ठीक है। पॉजिटिव राइट क्या है? पॉजिटिव राइट इज ए राइट ऑब्लिगेटिंग अदर्स टू हेल्प यू, ठीक है। जस्ट आई मीन इस सिनेरियो को देखें, इस एग्जांपल को देखें, ठीक है। वी से एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरीवन, ठीक है। अब एक बंदा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता है तो दूसरों की ऑब्लिगेशन है कि वो उसको सपोर्ट करे। जब मैं स्वीडन में गया तो वहां पे कोई एजुकेशन फी नहीं थी, ठीक है। सारी एजुकेशन फ्री है फॉर ऑल, ठीक है ना। मतलब लोकल्स के लिए भी, फॉरेनर्स के लिए भी, सबके लिए एजुकेशन फ्री है। तो वो यही कॉन्सेप्ट था कि एजुकेशन इज अ बेसिक राइट, ठीक। अगर कोई फॉरेनर भी है वो यहाँ पे कम्पीट करता है, वो पढ़ सकता है, उसको पढ़ना चाहिए। फिर एक वहां पे पूरा एक पूरी मूवमेंट चली और वो जो उनका राइट विंग था, पॉलिटिकल पार्टीज, दे सेड के व्हाई द फॉरेनर्स आर एक्चुअली कंज्यूमिंग आवर रिसोर्सेज, एजुकेशन इज फ्री फॉर आवर ऑन सिटीजन्स, फॉर आवर लोकल्स। एक बंदा वैसे ही कहीं और छोड़ के आ जाता है तो भाई वो क्यों? उनका आर्गुमेंट क्या था, ठीक है, वी आर द टैक्स पेयर्स, our tax money should go for our locals, and if someone claims like it's a good place or someone says it is a good place to study, yeah, Sweden has a good quality education, then he should pay. सिंपल सी बात है ना। आप कहते हैं स्वीडन में स्टडी बहुत अच्छी है तो आए आप पे करें और पढ़ें, ठीक। तो 2011 में उन्होंने क्या किया? फी इंप्लीमेंट कर दी, ठीक। लेकिन अभी भी स्टिल कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर फॉरेनर्स के लिए भी स्टिल, जर्मनी के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, डिफरेंट जगहों के ऊपर है, एजुकेशन अभी भी फ्री है, ठीक है। और आइडियली ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि भाई वो एजुकेशन प्रोवाइड करें। जैसे हमारे यहाँ भी क्या है, हमारे स्कूल्स में क्या है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो हायर, जो मतलब हाई स्कूल एजुकेशन है, दैट इज स्टिल फ्री। अच्छा, देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन, एब्सोल्यूट राइट एंड लिमिटेड राइट। एब्सोल्यूट राइट क्या है? राइट ग्रांटेड विदाउट एक्सेप्शन। और लिमिटेड राइट क्या है? दैट मे बी रिस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस। बताएं क्या समझ आती है इसका? मतलब इन सिंपल जो लिखा हुआ है वही इसके मीनिंग है। एब्सोल्यूट राइट, नो एक्सेप्शन, ठीक है, फॉर एवरीवन। अगेन द बेसिक राइट्स, द बेसिक ह्यूमन राइट्स, ठीक है, लाइक इन दैट केस नेगेटिव राइट, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू लिव इन अ पीसफुल वे, दैट इज एब्सोल्यूट राइट, ठीक है। लिमिटेड राइट इज लाइक व्हाट वी वर डिस्कसिंग, एजुकेशन, ओके। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारे लोग ही जाके जो है ना मतलब पीएचडी करेंगे और सारे हाईली क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है। अभी जैसे एग्जांपल दी ना गवर्नमेंट की, आपको पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, स्कूल एजुकेशन फ्री है, ठीक है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टेट अफोर्ड नहीं कर सकती है, ठीक। इसलिए जो भी हम बात कर रहे थे, अगर कोई और ऐसा मुल्क है, कोई ऐसा कंट्री है, कोई ऐसी जगह है जहां पे वो अफोर्ड कर सकते हैं, दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग इट, ठीक है। तो ये क्या है? लिमिटेड राइट है। देखिए, पॉजिटिव राइट्स टेंड्स टू बी मोर लिमिटेड, नेगेटिव राइट्स टेंड्स टू बी मोर एब्सोल्यूट, जो भी हमने डिस्कशन कर ली है, जो भी हमने बात की है, ठीक है। अच्छा आगे चलें जी। पॉजिटिव राइट्स टेंड टू बी हम्म। देखिए, हम कहते हैं हर एक के लिए अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ना। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग पॉजिटिव राइट्स आर लिमिटेड, ठीक है। हर एक चाहता है कि उसको अच्छी एजुकेशन मिले, लेकिन हो सकता है कि स्टेट के लिए ये पॉसिबल ना हो। एवरीवन वांट्स गुड जॉब, ठीक है ना, गुड स्टैंडर्ड लिविंग, ठीक है,
लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, जिनके पास कोई शेल्टर नहीं है, ठीक है, सड़कों पे फुटपाथ के ऊपर ही सोते हैं। ऐसे लोग भी हैं $10 के लिए जो है ना वो मार देते हैं दूसरे बंदे को। ATM से निकले हैं, $10 भी हैं तो आपकी खैर नहीं है, ठीक है ना। तो हम उसको हम मतलब काइंड ऑफ ड्रीम कंट्री कह लें ना कि भाई US सुपर पावर है तो सारा कुछ वहाँ पे आइडियल होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब इवन US के अंदर भी ये जो चीजें हैं वो ऐसा मतलब वो नहीं है, ठीक है ना, कि जो पॉजिटिव राइट्स हैं एवरीवन, मतलब ऐसे पाकिस्तानी है, मतलब जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, मैं खुद उनकी फेसबुक पे तस्वीरें वगैरह देख, जब वैसे विंटर आया है तो वो क्या करते हैं कि अच्छा सॉक्स लेके या और इस तरह का जो स्टफ है, ठीक है, विंटर का स्टफ, ठीक, तो वो जाके स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये इसी कॉन्टेक्स्ट में ये वाली बात भी आ गई ना, वो जो अभी लोग डिवाइडेड हो गए ना कि डैम के ऊपर जी एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं बहुत अच्छी बात है जी, लेनी चाहिए डोनेशन, और दूसरे कह रहे हैं ये क्यों भीख मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो जो कहते हैं डोनेशन लेनी चाहिए, उनका व्यू पॉइंट ये है कि भाई अमेरिका भी मतलब जब वहाँ पे जो इतनी सारी चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो वहाँ के लोकल्स के लिए वो सारे काम करती हैं, तो कोई नहीं कहता कि भाई अमेरिका सुपर पावर है तो ये क्यों भीख मांगते फिर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब हर सोसाइटी के अंदर होता है, ठीक है, एवरीवन। अब हमारे यहाँ अभी देखें अगेन, इसलिए मैं कहता हूं कि मतलब वी आर वेरी ब्लेस्ड पीपल जो हम यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं। अभी देखें यूनिवर्सिटी तक एक्सेस जो है, ठीक है, कितने लोगों का है, मतलब पाकिस्तानी यूथ, ठीक है, कितनी उसकी परसेंटेज है जो कि इस लेवल पे पहुंचती है, बैचलर्स पे, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी तक है 5 नहीं है, इट्स अबाउट बिटवीन 5 and 10%, ठीक है, लेस देन 10%। जो इतनी सारी एफर्ट के बाद ये पिछले जो 10-15 सालों में इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज बन गई, ठीक है, और इनरोलमेंट ज्यादा हो गई, लेकिन स्टिल लेस देन 10% ऑफ पाकिस्तानी यूथ इज इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटीज, ठीक। तो आप प्रिविलेज्ड है ना, तो आपको ये बात सोचनी चाहिए और फिर उस तरह से मतलब देखना चाहिए कि यार हम जो प्रिविलेज्ड क्लास हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम भी उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो जो बेचारे रह गए लोग फॉर सम रीजंस, ठीक है, तो ये जो आप बात कर रहे हैं पॉजिटिव राइट्स टू बी मोर लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है, ये जॉन रॉल्स क्या कहता है? Each person may claim a fully adequate number of basic rights and liberties so long as these claims are consistent with everyone else having a claim to the same rights and liberties. देखिए, अभी मैंने आपसे ये बात की है ना कि we say that okay everyone is equal. Practically ऐसा होता है। तो इसके क्या मीनिंग है, भले इस बात के क्या मीनिंग है कि everyone is equal? बेसिक राइट्स देखें, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा पैदा किया है, ठीक है, फिर उसके बाद जो मतलब एवरीवन शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। इस कॉन्टेक्स्ट में एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, आफ्टर हैविंग द सेम अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, ठीक है, देन सम पीपल एक्चुअली ग्रो इन अ exponential way, and for some other reasons some actually are like not very successful, ठीक है। ऐसे ही होता है ना सोसाइटी के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि आप सारे लोग आए और सारे 4 GPA के साथ पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। एवरीवन हैज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग वेरी गुड CGPA, ठीक, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को, उन जो चांसेस हैं टू गेटिंग गुड ग्रेड्स, उसको कैसे अवेल करते हैं। और सोसाइटी में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अब जो एक सोसाइटी है जो पहले से ही आपको जो है ना आउट क्लास कर दे, देन इट्स नॉट फेयर, ठीक है। आप कहें कि जैसे अब मैं ये कहूँ ना कि यार ये एक स्पेसिफिक जो है ना क्लास के लोगों को जो है, इनको तो मैंने 4 GPA देना है और इनको जो है बाकियों को मैंने जरा डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना है। तो ये सही नहीं है। वो मैं जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है, तो पहले सेमेस्टर में एक टीचर ने जो मार्क्स मुझे दिए, अगले 3 सेमेस्टर एग्जैक्टली वही मार्क्स होते थे भाई, 1 नंबर कम या ज्यादा होता। उन्होंने पहले सेमेस्टर में डिसाइड कर लिया कि भाई इसका यही ग्रेड है। मतलब एक है ना, इस तरह आपको पता होता है, इस तरह से मतलब सीरियस एवेल्युएशन, सीरियस एफर्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड
मतलब असेसमेंट ना, अगर आपने वाकई सही जो है असेसमेंट करनी है तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा ना, सीरियस एफर्ट करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्कलोड होगा, वहाँ पे लोग जो डिफरेंट, और यूनिवर्सिटीज में इस तरह से होता है, ठीक है, तो वो इतनी एफर्ट नहीं करते। तो फिर ठीक है, फिर जो जैसे अगर ये भी तो हो सकता है ना, ये इस काइंड ऑफ अनप्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड। लेकिन मैं ये कि बस मेरी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, मुझे कोई स्टूडेंट अच्छा लगता है मैं उसको अच्छे ग्रेड्स दे दूं, जो स्टूडेंट अच्छा नहीं लगता उसको अच्छे ग्रेड्स ना दूं, ठीक है, तो इट्स नॉट फेयर, ठीक। तो ये वही बात हो रही है, ठीक है। अच्छा देखें, ये आगे हम देखें, ये पिक्चर देखें, ये क्या बता रही है, वही डिस्कशन, एवरीवन इज इक्वल, ओके, बट व्हेन यू प्रोवाइड द सेम kind of environment, equal opportunities, then again some actually have, you know, have more advantage, take more advantage, ठीक है, are more successful than others, ठीक है। अब देखें इसकी एग्जांपल एक यहाँ पे दी हुई है कि if you have the parliament, ठीक है, and parliament is actually for the legislative business, okay, so now not that everyone is supposed to actually do the legislation. Only the elected people, elected member of the assembly can actually, form the rules, pass the law. ऐसे ही है ना। तो वो आप क्या करते हैं, उन कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, आप उनको कंसीडर करते हैं कि जी वो ज्यादा जो है, आल दो कि पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में तो ये डिफरेंट है ना, लेकिन आप इन जनरल देखें जो डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन दोज डेवलप्ड कंट्रीज the elected members of the Senate or the Assembly are very qualified, very educated, and you actually feel that they are more actually responsible citizens, or you say that they are more capable of doing that business, ठीक है। तो फिर आप उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई वो ये काम करें, और ऑब्वियसली उनका काम ये है कि उन ऑल पॉसिबल सिनेरियोस को जो है वो सोचना, और फिर उसके बाद जो है ना रूल्स रेगुलेशंस बनाना, ठीक है। Now just see this one, that was actually the principle of justice, okay. There is another, is the principle of difference. What is it? Principle difference जो है वो ये कहता है कि you cannot actually treat everyone equally when you have the different kind of kind of qualifications, ठीक है। वहाँ पे हमने बात की कि everyone has equal chance, equal opportunity। जब उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग ज्यादा जब प्रोमिनेंट हो जाते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं, ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो देन यू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस, ठीक है। प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है, लाइक इन दिस केस, दिस इज जस्ट एग्जांपल, इफ माय पर्सनल इनकम इज मोर देन यू, देन आई हैव टू पे मोर टैक्स देन यूअर्स, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस। ये नहीं है कि एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट होगी। और ये बहुत एक अच्छी एग्जांपल है कि इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज, ओके, द टैक्स रेंज इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर इनकम, ठीक है। इनकम अभी पाकिस्तान में भी ऐसा इन्होंने किया हुआ है कि आपकी अगर सैलरी ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो आप ज्यादा टैक्स पे करें, क्योंकि आपको सोसाइटी के अंदर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं ना बहुत सारों से, तो फिर आप पे भी करें अच्छा, ठीक है, ताकि स्टेट उन बाकी सब जो हम कह रहे हैं कि एवरीवन इज इक्वल, के सबको बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, तो उसके लिए फिर वो करेंगे ना, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है ना कि भाई सारे तो हुकूमत पैसे अपनी अयाशियों पे लगा देती है, तुम टैक्स क्यों दें, ठीक है। लेकिन इन प्रिंसिपल क्या है कि वो टैक्स मनी जो है वो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए यूज होगी, ऐसा ही है ना, ठीक है, समझ गए आप। अच्छा, ये एक एग्जांपल, एक सिनेरियो गिवन है, ठीक है। इफ देयर इज अ डीवीडी रिटेलर, ठीक है, वो एक्चुअली प्रोवाइड्स डीवीडीज, ठीक है, कस्टमर्स को देता है रेंट के ऊपर, एंड लेटर ऑन ही एक्चुअली शेयर्स द क्लाइंट्स कॉन्टैक्ट्स विद सम अदर मार्केटिंग कंपनी। इज इट समथिंग गुड? We are actually discussing in the context of social contract. ऐसे होता है ना, ठीक है। वो जो मार्केटिंग कंपनी है वो क्या करती है, then that company starts sending you the junk email, not the junk email, junk mail. Junk mail कौन सी होती है? ईमेल तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना, junk mail is actually the postal
द सरफेस मेल, ठीक है। आपको घर के अंदर सेल के वो डाल के चले जाएं, आपके पोस्टल मतलब डाल के चले जाना तो एक बात है ना, वो मतलब जो इसके अंदर इम्प्लिसिट बात मैं कह रहा हूँ ना कि वो आपके एड्रेस को यूज करते हुए, ठीक है ना, मतलब पोस्टमैन है, कोरियर है, वो किसी आपका जो आपकी एड्रेस है, जो आपकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, क्या वो किसी दूसरी पार्टी को ये राइट है कि वो विदाउट यूर कंसेंट शेयर करे? नहीं, ठीक है। तो ये डिस्कशन यहाँ पे है, ठीक है, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर ये बात है कि भाई वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट द राइट्स ऑफ अदर्स। बेसिक इधर पाकिस्तान में ये इसको कोई नहीं कोई परवाह करता ना। आप किसी मैं लेट से किसी क्लिनिक पे जाता हूँ, अच्छा अब नाम लिखवा दिया है, आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? भाई मेरे कांटेक्ट नंबर को क्या करना है? हो सकता है वो कांटेक्ट नंबर 5 और लोगों के साथ शेयर करेगा, 5 डिफरेंट लैब्स को शेयर करेगा, ठीक है। और आए रोज आपको जो हमारे यहाँ तो पता नहीं वो क्या कहाँ पे नंबर शेयर होते रहते हैं कि इतने ज्यादा एसएमएस आते हैं आपको डिफरेंट जगहों से, और ये सारे आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल्स, पीटीए के जो रूल्स हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, ये सारा इलीगल है, ठीक है। आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं, और ये उनकी मतलब जॉब है, उनकी ड्यूटी है कि वो इसको क्या करें, मतलब इसको फिक्स करें, इसको देखें कि भाई ये उसको उसके ऊपर फाइन करें, ठीक है। वो ऐसी पार्टी के ऊपर, ऐसी कंपनी के ऊपर, अब तो हमारे यहाँ तो बल्क एसएमएस सर्विस है, आप 500 रुपए दें, पता नहीं 5000 लोगों को एसएमएस चले जाएंगे, ठीक है, और दुनिया जहान के मैसेजेस आपको आते रहते हैं, तो इट्स नॉट फेयर, ठीक है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो जो फिर इसका मतलब क्या है कि वी आर नॉट एक्चुअली रिस्पेक्टिंग द अदर्स प्राइवेसी, ठीक है, अदर्स whatever is the personal information is, ठीक है, we cannot share it without the consent of that person, ठीक। लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे लोग ऐसे ही करते हैं, हम इवन एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास कोई आता है इंश्योरेंस कंपनी वाला, और वो मैं खुद तो उससे इंश्योरेंस लेता नहीं हूँ, अपनी जान छुड़ाने के लिए वो मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि सर आप किसी दोस्त को ही रेफर कर दें, तो मैं विदाउट द कंसेंट ऑफ माय फ्रेंड शेयर हिज नंबर, और वो उसके पास पहुंच जाता है। फिर वो सोच रहा होता है यार किस कम वक्त ने इसको मेरा जो है ना नंबर दिया है, ये मेरे ऑफिस का बताया है, ठीक है। इट्स नॉट फेयर। केस फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपके ख्याल में क्या इसका एडवांटेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का? बताएं। Obviously, if we don't have any shared kind of rules, ठीक है, तो हम कैसे एक साथ रहेंगे? If we want to live together, we need some set of rules, ठीक है ना, कोई ना कोई गाइडलाइन तो चाहिए ना। अगर गाइडलाइन है और उसके ऊपर हमारी शेयर्ड मतलब अपनी म्यूचुअल हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेंट है, तो फिर ही हम एज ए सोसाइटी एग्जिस्ट करेंगे ना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, तो बताएं। जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु से पहले जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता था कि बेटी पैदा होती जाएगी उसको कत्ल करके दफना देंगे या जिंदा दफना देंगे, तो भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। तो सब डिसाइड कर लेते थे कि बताएं दी। और कोई इसके बारे में? मैं भी सोच रहा हूँ कि आपकी बात का कि इसको सोच रहा हूं मैं, आप बताएं, आप में से कोई बताएं। और कोई बताएं। और बताएं। हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो वो जो हम किसी से कमिटमेंट करते हैं और उससे एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं कि इन व्यू ऑफ दोस कमिटमेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम सम कंसीडरेशन। सही। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली द काइंड ऑफ एग्रीमेंट हाउ टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। अभी हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी ये चीज डिस्कस की है कि पॉजिटिव
राइट एंड नेगेटिव राइट, ठीक है, एंड वी आर सेइंग कि जो नेगेटिव राइट है दैट इज काइंड ऑफ एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, नो वन इज एक्चुअली गोइंग टू इंटरफेयर, ठीक है। अगर अब उस कॉन्टेक्स्ट, इस मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में ये वाला प्रॉब्लम देखें ना, दैट वाज ए काइंड ऑफ नेगेटिव राइट इन दैट सोसाइटी, ठीक है, कि भाई ठीक है ये मेरा पर्सनल राइट है, ठीक, और मैं चाहूं तो अपनी बेटी को कत्ल कर दूं और अपने बेटे को रहने दूं, ठीक है, तो इस माय चॉइस। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो देखें वो की बात भी ठीक है कि वो एक कल्चरल नॉर्म भी था, लेकिन अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो लोग उसको आई मीन व्हाट इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ये देखें, ये जैसे एग्जाम्पल दिया है ना कि हम आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ठीक है हमने मिलके एक असाइनमेंट सबमिट करनी है एंड वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट गुड एंड बैड, ठीक है ना, वी आर जस्ट आई मीन कंसर्न अबाउट द सबमिशन ऑफ द असाइनमेंट। इसी तरह से उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनकी सोसाइटी में, उनके कल्चर में क्या था कि इफ यू हैव सन देन इट्स ए काइंड ऑफ प्राइड, ठीक है, तो बेटी है तो उसको उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इट्स अगेन आप देखें कोई भी ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ये जो फिलोसफिकल थिंकिंग है, आप इसको एब्सोल्युटली राइट और एब्सोल्युटली रॉन्ग नहीं कह सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बल्कि ये देखें ना हर एक कॉन्सेप्ट के बाद आपको पता है केस फॉर एंड केस अगेंस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो केस फॉर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एज्यूम करता है कि ओके मतलब आप बड़े नंबर में हैं, आप इकट्ठे रहना चाहते हैं, देन ऑब्वियसली यू नीड सम काइंड ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, वो एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, और अगर उसको वायलेट करेंगे सारे, ठीक है, और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी हुई है इस बुक के अंदर, ठीक है। जस्ट टेक दिस एग्जांपल के देयर इज शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, ओके, एंड योर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, योर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सेज ओके जस्ट यूज public transport for 2 days. Now if everyone is like kind of responsible citizen of that specific city and they all actually starts using public transport, okay, now what will be the advantage? You will actually save the fuel, you can maybe I mean handle that specific situation in a very good way, but what will be the drawback? There will be, you know, quite crowdy public transport for that specific days. There is another scenario. No one actually bothers to actually listen what the government, what the administration is saying, and everyone is using his or her car. Then what will happen? I mean, there will be the shortage of fuel. There will be no fuel. Everyone will be at home. छुट्टी। तो मतलब पॉसिबिलिटी है ना, दोनों तरह से है कि जब आप देखें व्हेन वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ठीक है, एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन एक्चुअली द सोसाइटी इज ए प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली फील गुड। अगर नहीं है, जैसे अभी मैंने कहा ना, अनफॉर्चुनेटली है, देखें हम मुसलमान हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस आर मुस्लिम्स, स्टिल वी डोंट रिस्पेक्ट इन द वे वी शुड, ठीक, तो फिर क्या होता है, नहीं है ना, एक क्योस है एक सोसाइटी के अंदर, एक अजीब सी एक सिचुएशन है, मतलब जिस वही माइट इज राइट वाली बात है ना, ऐसा ही है ना, तो वो फिर सही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम इन जनरल क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे फेयर डीलिंग करें हमारे साथ, चाहे हम खुद जो है ना अनफेयर हो जाए। तो जब हर बंदा ऐसे ही सोचेगा तो फिर सोसाइटी कैसे चलेगी, फिर ट्रस्ट नहीं होगा ना, एंड वी डोंट हैव ट्रस्ट। ये मेरे ख्याल में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है ना। आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, पैसे भी अच्छे देते हैं, स्टिल आपको मतलब श्योर नहीं होता, श्योरिटी नहीं होती है कि भाई ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। किसी से सर्विस लेते हैं, स्टिल यू आर डाउटफुल। हमारे यहाँ होता है ना ऐसे, हर चीज के बारे में कहते हैं सेकंड ओपिनियन भी ले लें, क्यों? इसलिए कि ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप इधर आ जाएं, यहाँ पे देखें केस अगेंस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये आर्गुमेंट हो सकता है ना कि वी एक्चुअली नेवर साइन एनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा मुझसे गवर्नमेंट ने कहा है कि साइन करूं मैं, और या हमने आपस में कोई डॉक्यूमेंट साइन किया है कि भाई हम ऐसे एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहेंगे, ठीक है, ये हो सकता है ना। अब वो एक यूरोप में क्या होता है, स्वीडन वगैरह में, इस तरह के कंट्रीज में क्या होता है
कि you have to pay for your burial, for your graveyard. आपने जो स्पेस आपको एलोकेट होनी है, कोई आपकी वहाँ पे वो जो लास्ट जो भी सेरेमनी होनी है, आप अपनी जो है ना डिडक्शन कराते रहें थोड़ी थोड़ी सैलरी में से, ठीक, तो एट द एंड वो आपको बड़ा अच्छा सा जो है वो सजा के और वो उधर कर देंगे, ठीक है, दफना देंगे. तो एक वो पागल सा था, एक वो उधर फिर रहा था वहां पे जिधर हम रहते थे, वो इसके बाद ये कहता है कि भाई मर जाऊं तो जिधर मर्जी उठा के मुझे फेंक दो, मैं क्यों पैसे दूं अभी, ठीक है ना, मुझे क्या पड़ी है. आप देखें एक इसी से मुझे एक और हमारे अब इन आवर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हमारे हम पाकिस्तानी हम मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक है, ठीक है, कि जब वो मर जाए तो वो उसकी जाके उसकी जनाजा पढ़े, नमाज जनाजा, है ना. हमारे यहाँ क्या है, हम इस तरह से सोच के बहुत कम लोग जाते होंगे, ज्यादातर क्या करते हैं कि यार हम उनके जनाजे में नहीं जाएंगे, हमारे जनाजे में नहीं आएगा. ऐसे ही है ना, अक्सर सोचते हैं ऐसे, यार ये बस जाओ भाई, ठीक है ना, फैमिली का कोई एक बंदा जरूर भेजना है, वो इसलिए भेजना है, ये नहीं है कि वो उसका मतलब राइट है और ये कि ये एक अच्छी एक आपका जेस्चर है, नो, सिर्फ इसलिए कि भाई कल को वो हमारे जनाजे में नहीं आएगा. यार तो मैं अगर इसलिए जनाजा पढ़ता हूँ कि यार वो कल को मेरे जनाजे में आएगा, तो जब मैं मर जाऊंगा तो उसके आने या ना आने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना. शादियों में भी हम ऐसे ही करते हैं. तो हमें मतलब वो हमारी इंटेंशन देखिए, कहते हैं कि आपके जो है ना बाहर दोस्त आता है गली में, गेट पे नॉक करता है, ठीक है, बेल बजाता है, आप कहते हैं, दिल में सोचते हैं या जुबान से कहते हैं कि यार ये किधर से टपक पड़ा है, यार ये भी कोई टाइम था आने का और ये पता नहीं, मतलब आज जान छुड़ाना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है. आप मतलब उसको वेलकम करने के मूड में नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, आए रे जिगर इतने दिनों से तू किधर था भाई, आए ही नहीं है, तो बहुत अच्छा किया यार, आओ यार ये है वो, फिर अंदर उसको खूब खिलाते पिलाते हैं, ठीक है, नो रिवॉर्ड फॉर इट, ठीक, क्यों कि आपकी वो जो इंटेंशन थी ना वो तो अल्लाह देख रहा है ना, ठीक है, और आप दिखावे के लिए जो मर्जी कर लें तो उसमें क्या, उसका कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है. तो इसीलिए आपको जो करना है वो अच्छी इंटेंशन के साथ करना चाहिए. और अगेन अगर हम इसमें से रिलीजन को निकाल दें ना, ठीक है, तो स्टिल I mean, being a good citizen of the society, of the modern society, we should respect others' right. और ये उसके अंदर है, कोई प्रॉब्लम में है आप उसकी हेल्प करें, ये वो. लेकिन अगेन देयर आर कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, ठीक है ना. वो जैसे हमने अभी बात की पहले कि भाई चोरी करते हैं आप, यू स्टील द फूड फॉर सम हंग्री पीपल, इज इट ओके. एक तरफ अब देखें वो जो अभी हमने बात की है ना नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स की, और इसकी इज लिमिटेड और एब्सोल्यूट, ठीक है. और वो उससे पहले जो हमने कंटेनियन के उसमें बात की थी कि भाई एब्सोल्यूट जो है वो आपकी एक ड्यूटी है, ठीक है, जो इन एनी देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर दैट ड्यूटी, ठीक है. तो फिर ये कि स्टीलिंग इज समथिंग बैड, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसके लिए. समझ रहे हैं आप? ओके, विर्च्यू एथिक्स. विर्च्यू एथिक्स क्या ख्याल है आपके, क्या है विर्च्यू एथिक्स? Virtue क्या, what is virtue? Good habit, something good, okay. So virtue ethics is based on your good habits, ठीक है. But you feel something good, your decision, your action are based on that virtue, ठीक है. अच्छा यहाँ पे देखें, ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है जो पहले वाली जो थ्योरीज हैं, कंटेनियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओके. They say that, I mean, the virtue theory says whatever is our moral values, whatever is the grooming of the individual, ठीक है, the moral education, उसको वो इग्नोर करके और कुछ certain rules के ऊपर जो है ना डिसीजंस को या आपके बिहेवियर को या आपके एक्शन को जो है वो जस्टिफाई करते हैं, isn't it? Agreed? तो virtue ethics क्या कहता है कि there is something built in every individual, okay, and that is virtue. इस्लाम भी कहता है ना कि वो हर जो बच्चा है वो अल्लाह की फितरत पर पैदा होता है,
ठीक है, बाद में उसके पेरेंट्स जो हैं उसको जियो क्रिश्चियंस बना देते हैं, ठीक है, लेकिन हर बंदा जो है एक फितरत तस्लीम लेके पैदा होता है, ठीक है, एग्जैक्टली द सेम थिंग कि हर एक के अंदर बिल्ट इन है विर्च्यू, ठीक है, ज़मीर जिसे आप कहते हैं ना, आपका जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, जिसको आप जो आपके अंदर आपको रियलाइज कराता है कि समथिंग गुड और बैड, ठीक, वो जब है तो फिर आपके डिसीजन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली होंगे, ठीक है, और अगेन देखें, इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिलीजन, इसको रिलीजन के साथ रिलेट नहीं करना है. विर्च्यू इज समथिंग दैट एवरी गुड इंडिविजुअल हैज काइंड ऑफ गुड हैबिट्स, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, उसको आप एक्सीलेंस कह लें, आप उसको गुड हैबिट कह लें, उसको विर्च्यू कह लें, उसको गुड इंक्लिनेशन कह लें, जो भी है, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ विर्च्यूज, वन इज इंटेलेक्चुअल, द अदर वन इज मोरल. इंटेलेक्चुअल क्या होंगी? that are based on some reasoning, that are with some logical justification. That is intellectual virtues. आप लॉजिक की बेसिस के ऊपर, आर्गुमेंट्स की बेसिस के ऊपर कहते हैं that is something good. और moral virtues क्या है? We again that are actually the general characteristics, ठीक है, like honesty, like bravery, like जो भी अच्छे ट्रेड्स हो सकते हैं, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है, जो आपको पता है, हर एक को पता है, हर इंडिविजुअल को पता है, ठीक है. तो मोरल विर्च्यूज जो है वो क्या होते हैं, ये देखें, डीप सीटेड कैरेक्टर ट्रेड्स बेस्ड ऑन योर ग्रूमिंग. आप किस तरह की एनवायरनमेंट में, किस तरह की जो है ना बैकग्राउंड, किस तरह का मतलब फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, वो सारी चीजें इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है ना. जैसे वो कहते हैं ना, ये तो जस्ट वो एक है ना कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. ऐसे ही एक हदीस का मफहूम है ना कि जो अच्छा दोस्त है, द गुड कंपेनियन, उसकी जो मिसाल है, वो एनोलॉजी जो है, वो ऐसे जैसे जो खुशबू बेचने वाला है, ठीक है ना, जो परफ्यूम सेलर होता है. अगर आप उसके पास बैठते हैं और उससे खुशबू नहीं लेते हैं, तब भी आपको खुशबू आएगी, ठीक है. और जो बुरा दोस्त है, ठीक है, वो ऐसी है जैसे आप किसी लोहार के पास बैठते हैं जो लोहे का काम कर रहा है, जो आयरन स्मिथ होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अगर कुछ भी आप उससे नहीं लेते हैं तो तब भी धुआं तो आपके ऊपर आता है, ठीक है ना. उसके फर्नेस है वो, जिसके अंदर वो सारा अपना काम कर रहा है, तो उससे धुआं आएगा ना, ठीक है. ये हदीस का मफहूम है ना, इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, ठीक है. जब हम टीनेजर होते हैं तो क्या होता है, दोस्त के काम आना है ना, जैसे अभी कि यार दोस्त नहीं आया है तो उसके नाम से आप क्विज करके दे दें, ये दोस्ती है ना. ऐसी नहीं, मतलब ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपको अच्छे बुरे में तमीज सिखाए, ठीक है, जो आपको टोक दे कि ये काम सही नहीं है, ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है. ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए जो कि कहे कि बस ठीक है यार सब चलता है, सब नहीं चलता है, ठीक है. अच्छा, इसको देखें, ये जस्ट टेक दिस, फीड द हंग्री, ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट एक्चुअली स्पेसिफिक टू द रिलीजन, ठीक, समथिंग दैट इज ए काइंड ऑफ ए सर्विस फॉर द अदर फेलोज, ठीक. तो कोई भी अच्छा बंदा होगा अच्छी ग्रूमिंग के साथ, एनी गुड इंडिविजुअल, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इसको अप्रिशिएट करेगा, ठीक है. व्हेन यू सर्व अदर्स यू फील हैप्पी, दिस इज समथिंग काइंड ऑफ विर्च्यू, ठीक है ना. वो वैसे दीन के अंदर भी है ना, हमारे दीन में भी क्या बताया गया है कि जो आप ऐसा काम जो करके आप अच्छा फील करते हैं, ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ ए विर्च्यू. और ऐसा काम जो करके आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, दूसरों के साथ जो है ना मतलब बताते हुए आप हेजिटेट करते हैं, तो वो समझ जाएंगे दैट इज नॉट समथिंग गुड व्हेन यू फील हेजिटेट टू एक्चुअली शेयर इट, ठीक है ना. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है. हैप्पीनेस डिराइव्स फ्रॉम द लिविंग ए लाइफ ऑफ विर्च्यू, के एक बंदा है वो अगर कम्युनिटी को सर्विस दे रहा है, ठीक है, अगर वो एक अच्छी फितरत के ऊपर रह रहा है, तो ऑब्वियसली ही विल बी अ गुड मेंबर ऑफ द सोसाइटी. एग्रीड. राइट एक्शन इज एन एक्शन दैट इज, आई मीन, बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ विर्च्यू, ठीक है, और इसके अदरवाइज इसके ऑपोजिट होगा. Opposite of the virtue is vice, ठीक है, ये हमने पहले भी बात की थी. Vice is actually the bad habit, something that is not
not I mean kind of acceptable behavior. ठीक है? अच्छा, it is something quite interesting which is situated between two vices. वो हमारा दीन है ना, वो हमें बैलेंस्ड अप्रोच देता है, ठीक है, हमें मैना रवि बताता है. जस्ट सी courage between cowardliness and rashness. तो मतलब virtue is something that is not kind of extreme, है ना, कि हम या तो बिल्कुल एक इधर की एक्सट्रीम ले लें, एक उधर. जेनरॉसिटी क्या है? बिटवीन स्टिंजीनेस एंड प्रोडिगैलिटी. बिल्कुल आप इतने, दीन हमें मना करता है इतने शाह खर्च ना हो जाओ कि भाई अपने लिए भी मोहताज हो जाओ, फिर अपने लिए दूसरों से पैसे मांगने पड़े. इतनी जेनरॉसिटी अच्छी नहीं है, ठीक है. और इतने कंजूस, इतने मिजर भी ना हो जाओ कि बस अपने ऊपर भी खर्च ना करो, ठीक है. तो दिस इज I mean difference between virtue and vice. Obviously, if we talk about the case for virtue ethics, every good individual has some kind of virtue. I mean kind of a built-in characteristics. उसकी नेचर के अंदर होती है ये चीज, और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, ठीक. और obviously जो ये डिसीजन मेकिंग स्किल है ना, ठीक है, इट इज नॉट समथिंग दैट वी लर्न एट वंस. विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद आवर एक्सपीरियंसेस, विद आवर नॉलेज, वी एक्चुअली इवॉल्व. हमारे जो विर्च्यू का जो है ना स्टैंडर्ड है, वो भी चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. जब आप टीनेजर होते हैं तो ऐसे ही किसी को जो है ना तंग करना और किसी की चीज को जो है ना ऐसे चोरी छुपे ले जाना, हो सकता है जैसे काइंड ऑफ फन, आप उसको बुरा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, जब आप थोड़ा और ग्रो कर जाएंगे तो फिर आपको यू फील सॉरी कि यार ये मैंने क्या किया था, ठीक है. सो इट मीन्स कि विर्च्यू, आप अगर आपकी अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, आपकी ग्रूमिंग अच्छी हो रही है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ग्रो करेंगे, ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट. सही. इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इमोशंस एक एथिकल जो है फिलॉसफी है, इमोटिविज्म. योर डिसीजन, योर एक्शंस आर बेस्ड ऑन योर इमोशन. इफ यू फील हैप्पी, maybe you are actually quite kind to others. If you feel bad, maybe you are not actually giving the due rights of others. ठीक है, ये है ना. तो इसी तरह से वो ये इसीलिए कहते हैं कि जो आपकी जो विर्च्यू है, जो सही मानों में जो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, वो ये है कि इमोशन से हट के आप परफॉर्म करें. कोई बंदा दीन हमें बताता है ना कि आपके साथ कोई अच्छा नहीं बिहेव करता है, आप स्टिल उसका अच्छा बिहेव करें. जो आपके साथ ताल्लुक तोड़ देता है, आप उसके साथ ताल्लुक जोड़ लें. सही. ओके, व्हाट इज द केस अगेंस्ट विर्च्यू एथिक्स? Virtue is not something kind of universal. I mean, different people may have the different kind of characteristics, so we cannot generalize it. Although what we understand is like virtue is, what I said is something built in, good characteristics of an individual, but still we may differ in the opinion. Okay? जो रूल्स के ऊपर बेस करते हैं, जो जैसे पहले हमने डिस्कशन की है, ठीक है, they will be obviously against this kind of ethics that is based on virtue. Virtue is something subjective. Okay, so that's why we cannot generalize it. Okay, like see, we cannot use virtue ethics to form the government. We need some specific rules that that can be assessed, that can be quantified, and then we can actually say it. Otherwise, for the individual as a subjective matter, yes, it's okay. Our decision may be based on some kind of virtue. Comparing workable ethical theories, I just want to show you one figure here. Okay, just see this. What makes an action morally right? If it maximizes the good, then it's okay, and it is called act utilitarianism. And just see on the other side, if that action is based on some kind of virtue, then it is okay, and this is virtue theory. Okay,
Now we are talking about the moral rule. What makes moral rule correct? Just see this one. If we can apply that specific rule for everyone, for every situation, then this is actually the Kantianism. Okay? And if we say the rule is actually, something that is applicable for everyone, then it is actually the rule utilitarianism. Okay? And if we say that moral rule is actually like is kind of a base to have the interaction between the people, between the persons, and they can actually are agreed to live in that way, this is a kind of a social contract. Okay? Okay, this is just a discussion that if we break the law, if we break the rules that are actually supposed to be follow, what will happen? تو آپ نے اس کو اپنے طور پہ پڑھنا ہے کہ جب وہ ڈیفرنٹ سینیریو دیے ہوئے ہیں کہ جب کبھی آپ رول کو بریک کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, وہ ڈیفرنٹ اس کانٹیکسٹ کے اندر دیا ہوا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے, دیکھ لیں کہ نو پارکنگ ہے تو ایوری ون ایکچولی از ایکسپیکٹڈ ٹو فالو اٹ. ایسے ہی ہے نا, ہر کوئی وہ اس کو سوچے گا. اسی طرح سے وہ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ کے اندر بتایا ہوا ہے, ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کے اندر when you break the law. Okay, this is just a summary. If you just carefully read these two last slides, you will get the whole idea, the idea of the whole chapter. Okay, that's all for today. Thank you.